हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो इसका उत्तर है कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का अंश नहीं है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 2005 को, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। इसका कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल था। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल था? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल था। इसके ग्रामीण सिंचाई विकास क्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं: सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना आदि। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इससे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। यह पिछले साल प्रश्न पूछा गया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना भारत के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण या फिर उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग छत्रक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसकी अनुमति अवधि 5 वर्ष की है, अर्थात 2017 से 18 से 2021 से 22 तक। अब अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राक्कलित किया था। तो कितना प्रतिशत? तो 55%। योजना आयोग ने लकड़ावाला फॉर्मूला पर वर्ष 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96 प्राक्कलित किया था। वर्ष 2004 से 5 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 41.4 है। वहीं सुरेंद्र तेंदुलकर फॉर्मूला पर वर्ष 2004 से 5 में 54.4% गरीबी है तथा वर्ष 2011 से 12 में 33.7% है। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो कहाँ निवास करते? तो सही उत्तर है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक निर्धन लोग देश के इन 4 राज्यों में हैं। उनके नाम हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 2 और 3।
अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। योजना आयोग ने NSSO के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2011 से 12 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं को अद्यतन बनाया है और 22 जुलाई 2013 को वर्ष 2011 से 12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए थे। उनके अनुसार वर्ष 2011 से 12 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित है। अब अगला प्रश्न है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो यह कमाता कपड़ा के निर्यात से। तो आइए हम लोग लेटेस्ट पढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यात मद विनिर्माण वस्तुएं रही है। विनिर्माण वस्तुओं की श्रेणी में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अजरक मद क्रमशः मशीनरी, परिवहन व धातु निर्माण, खनिज, ईंधन और स्नेहक तथा रत्न एवं आभूषण रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कौन सी? तो इसका उत्तर है कपड़े। प्रश्नकाल में कपड़ा भारत से निर्यात होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदों में से रहा है। अब अगला प्रश्न है, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका उत्तर है 1972 से 73 और 1976 से 77। प्रश्नानुसार दिए गए वर्षों में से वर्ष 1972 से 73 में और वर्ष 1976 से 77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। विकल्प में दिए गए अन्य वर्षों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत द्वारा किया गया कुल निर्यात 22,19,854 करोड़ रुपये का रहा तथा कुल आयात 33,60,954 करोड़ रुपये रहा था, जिसमें कुल व्यापार घाटा 11,41,100 करोड़ रुपये का रहा था। अब अगला प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर है 1999 में। 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा अपनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य
रुपये का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपये में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपये के पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी पूंजी के भारत में आने एवं भारत से जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। इसी कारण भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ध्यातव्य है कि अगस्त 1994 से चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में एस तारापुर की अध्यक्षता में जून 1997 में एक समिति गठित की गई, जिससे कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संस्तुति की। पुनः मार्च 2006 में एस तारापुर की ही अध्यक्षता में पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता का खाका तैयार करने के लिए समिति 2 गठित की गई है, जिसने मौजूदा पूंजीगत नियंत्रणों की समीक्षा के बाद 3 चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता हेतु एक व्यापक 5 वर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की। यद्यपि वर्तमान में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता नहीं है, तथापि विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत ही उदारवादी नीति अपना रहा है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इसका योगदान 10% है। चूँकि यहाँ ऊपर पुराना डाटा है तो हम लोग नए डाटे को देखते हुए चलेंगे। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 3,77,260.67 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान 46,059.22 मेगावाट अर्थात 12.2% है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात हल्दिया को इलाहाबाद से। भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। भारत में वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचलन में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो इसका उत्तर है सेवा क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में है तथा दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र में है। तो हम लोग अभी लेटेस्ट में याद रखेंगे कौन है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र और दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या फिर आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा? तो दिल्ली से मुंबई।
भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक या फिर आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। तो आइए यहां देखते हैं। प्रश्नकाल में उर्जित पटेल थे, लेकिन वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह कब से हैं? तो 12 दिसंबर 2018 से। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है कैसी? तो इसका उत्तर है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रश्नकाल में विश्व बैंक के तत्कालीन विकास प्रतिवेदन के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व बैंक के सकल घरेलू उत्पाद 2020 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में विश्व का 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत 6वें स्थान पर है। भारत से बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम की है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, G15 है क्या? तो यह विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड के नॉर्वे निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। G15 का सचिवालय जनेवा स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा से संचालित होता है। अब अगला प्रश्न है, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो उसका उत्तर है स्पेन। प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान सम्मिलित थे। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का वर्ष 1997 में सदस्य बन गया। अतः अब इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कहा जाने लगा है। अब अगला प्रश्न है, आसियान इसके लिए है? तो इसका उत्तर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था किस नाम से? तो यह पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम को पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि। प्रश्नकाल तथा वर्तमान विभाजित बिहार राज्य में आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। अब अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है कौन है? तो 2007 में पूछा जा रहा, तो वॉरेन बफेट। आप लोग को कमेंट करके बतलाना है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में है जेफ बेजोस।
अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 60%। हम लोग लेटेस्ट में चलेंगे तो 2021-22 में विकासात्मक व्यय का अनुपात 69.75% है। तो अतः आप लोग केवल इसे याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसमें आंसर नहीं है, तो इसका उत्तर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या इतनी और महिलाओं की जनसंख्या इतनी है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा लिंगानुपात 943 है। आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि बिहार की जनसंख्या और बिहार का लिंगानुपात कितना है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर है 324। तो हम लोग केवल पिछली जनगणना अर्थात 2011 की जनगणना को याद रखेंगे कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर है, और उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 में भारत के जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा संशोधित होकर 325 हो गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों में जन घनत्व निम्न है, अर्थात केरल में 860, हरियाणा में 573, बिहार में सबसे अधिक 1106 और उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या घनत्व है। अतः बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खाली स्थान बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा। बिहार जो है वर्तमान में भी तीसरे स्थान पर ही है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार का ही स्थान है। अब अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में निवास करती है कितनी प्रतिशत? तो 8%। अब आइए चलते इसके वर्तमान आंकड़ा को देखते हैं। तो वर्तमान आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग 9% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। तो आप लोग याद रखेंगे कितनी निवास करती? तो लगभग 9%। हम लोग पुराने डाटा को नहीं देखते, हम लोग केवल नए डाटा को अर्थात 2011 की जनगणना को देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। आंकड़ा आप यहाँ देख सकते हैं, यह आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। SRS अर्थात सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन मई 2020 के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 48 है,
उत्तर प्रदेश में 43, छत्तीसगढ़ में 41, उड़ीसा में 40 है, जबकि बिहार में शिशु मृत्यु दर 32 है। तो आप लोग याद रखेंगे बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो 32। अब अगला प्रश्न है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यह काफ़ी पुराना प्रश्न है। वर्ष 2001 से 11 तक साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई, तो 8.15%। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी कितनी, तो इसका उत्तर है ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% तथा महिला साक्षरता दर 64.6% थी। हालांकि वर्ष 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर विकल्प सी माना है। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसका उत्तर स्टार मार्क्स दिया हुआ है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो 65%। छोड़ देते हैं, ये काफ़ी पुराना आंकड़ा है, 2001-2 का आंकड़ा। अब आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो यह प्राप्त करता तापीय ऊर्जा से। भारत तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अनुसार 31 जनवरी 2021 तक भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता 3,77,260.67 मेगावाट है, जिसमें तापीय विद्युत का हिस्सा 61.46%, जल विद्युत का 12.2%, परमाणु विद्युत 1.8% तथा गैर पारंपरिक विद्युत का हिस्सा 24.5% है। अब अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी पुराना है, 1991 का, अतः इसे हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था, तो यह 1956 में स्थापित हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता, तो तृतीयक क्षेत्र। भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। तृतीयक क्षेत्र के 3 अंग होते हैं, वे हैं परिवहन, संचार और व्यापार, दूसरा है बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद, और तीसरा है सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएं। तृतीयक क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भाग 1950 से 51 के
27.5% से क्रमशः बढ़ता हुआ वर्ष 2020 से 21 में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 54% हो गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है क्या? तो आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतया 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती। पहला लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा गिनी गुणांक। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद यूनुस। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। अब अगला प्रश्न है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो इसका उत्तर है तृतीयक क्षेत्र का। 2020 से 21 में कितना हो गया है? तो 54%। नेक्स्ट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किस प्रकार? तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। किसी देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कांग्रेस की सरकार के जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया, लागू करना प्रारंभ किया था। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसी कारण उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल है। अब अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होगा? तो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, का अंश बढ़ता जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां सम्मिलित हैं, का अंश क्रमशः कम होता जाता है। वर्ष 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 59.2%, यह प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.3% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान
27.5% था। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक अर्थात अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात शिशु मृत्यु दर को। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्न घटक हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता दर, तीसरा जन पर जीवन प्रत्याशा। यूएनडीपी द्वारा भारत में भी मानव विकास सूचकांक निर्माण हेतु अन्य सभी देशों की तरह उपर्युक्त तीनों घटकों का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अधिसंरचना दो प्रकार की होती है, पहला भौतिक अधिसंरचना और दूसरा सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। वहीं सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में विकास में इनकी आधारभूत भूमिका होती है। अब अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो तार संचार को अर्थात दूर संचार को। अब अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ई। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? तो इसका उत्तर है ई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। अब अगला प्रश्न है, पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रारूप एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पूरा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने का संक्षिप्त रूप है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त सभी के उद्देश्य अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा व चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया है। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? तो इसका उत्तर है पोषण। वित्तीय वर्ष 2000 से 1 में प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक निम्न हैं। इसके घटक हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल,
आवास, सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण। अपने प्रारंभ में पीएमजीवाई में उपयुक्त प्रथम 4 घटक ही थे। छठे घटक ग्रामीण विद्युतीकरण में पीएमजीवाई में 2001-2 में जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कथन ए में बतलाया गया, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी। वहीं कारण आर में बतलाया गया है, केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए सत्य है परंतु आर असत्य है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी आईआरडीपी के स्तर का अथवा उससे बेहतर रहा है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे आईआरडीपी के साथ साथ अक्टूबर 1980 से प्रारंभ किया गया था, में छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया गया है। वर्ष 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। अतः कथन तो सही है किंतु कारण सत्य नहीं है। अब अगला प्रश्न है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। आईआरडीपी द्वारा मूल रूप से गरीब परिवारों में स्वरोजगारों को प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई थी ताकि उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से वे इतना आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर सके। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा क्षेत्र के भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी। समुदाय विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितनी प्राप्त होगी? तो इसका उत्तर है 3000 रुपये। बजट वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 15,000 रुपये या फिर उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक बृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा करेगी। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित हो जाएगी तथा पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 500 रुपये आवंटित किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ई, अर्थात इनमें से एक से
अधिक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन व्यस्त सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। इसके अन्य सदस्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन और बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश तथा पंजाब है। यह आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार भी यही है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। भारत की औद्योगिक नीति 1948, 1951 तथा अब 1991 में संयुक्त क्षेत्र के तहत किसी उद्योग में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों को वस्तु उत्पाद का अधिकार दिया गया है। अर्थात कोई भी वस्तु सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित की जा सकती है। औद्योगिक नीति 1951 में ब अनुसूची ऐसे ही क्षेत्र से संबंधित रही है। अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अर्थ किसी उद्योग में सरकार और निजी कंपनी की सम्मिलित भागीदारी से है। सरकारी उपक्रमों को लाभकारी बनाने के लिए उसके कुछ अंश अर्थात शेयर निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, जिससे उच्च प्रबंध एवं तकनीकी प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है? तो कृषि में। भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है। वस्तुतः छिपी बेरोजगारी अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो किसानों को मकान ऋण स्वतंत्रता उपरांत भूमि सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। पहला, मध्यस्थों अथवा बिचौलियों की समाप्ति। दूसरा, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने जैसे कदम उठाए गए हैं। और तीसरा है कृषि का पुनर्गठन। इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण, भू जोतों का एकत्रीकरण अथवा जोतों की चकबंदी तथा सहकारी खेती शामिल है। अब अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? तो इसका उत्तर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर। हरित क्रांति को 1966 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया है। पहला है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, दूसरा उर्वरक, तीसरा कीटनाशक दवाएं तथा चौथा पर्याप्त सिंचाई सुविधा। हरित क्रांति के लिए यद्यपि उपर्युक्त चारों तत्व आवश्यक हैं, तथापि मैक्सिको से आयातित उच्च उत्पादकता वाले बीजों ने
हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई है। अब अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर है सी, जूट तथा रुई उद्योग। भारत में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 165 वर्ष पुराना है। 1855 ईस्वी में सी रामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई, अहमदाबाद में थी, जबकि कपास उत्पादक 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यह है कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। यह उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है? तो कपास। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित रहा है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहत उद्योग है। फरवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कपड़ा उद्योग का योगदान 2% है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश के कुल निर्यात में 12% का योगदान करता है। भारत में पहली कॉटन मिल 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में स्थापित की गई थी। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, इसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, मॉडवेट जो अप्रैल 2001 में कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है? तो इसका उत्तर है ये है स्टार मार्क्स। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एल.के. झा कमेटी की संस्तुति पर वर्ष 1986 से 87 के बजट में मूल्य वर्धित कर की एक संशोधित प्रणाली मॉडवेट लागू की गई। मॉडवेट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जिससे उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर को घटाने की व्यवस्था थी। मॉडवेट के पश्चात बजट 2000 से 1 से सैंडवेट तथा इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से समान वस्तु सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित है? वे हैं तो भार ह्रास मूलक। कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार ह्रास मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। अब अगला प्रश्न है, निर्देश निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। तो आइए कथन ए को पढ़ते हैं। कथन ए में बतलाया गया है, गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक संस्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। 80 के दशक के उत्तरार्ध में अर्थात 1985 से 90 की अवधि में मूलभूत उद्योगों तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर क्रमशः 7.4% और 14.8% वार्षिक रही है, जो उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर 7.3 वार्षिक की अपेक्षा अधिक थी। अतः इस अवधि में भारतीय उद्योग ने 1685 से 80 के संरचनात्मक प्रतिगमन उत्पादन ढांचा दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु उद्योग के विकास के पक्ष में परिवर्तित हो जाता है की प्रवृत्ति को बदलते हुए वांछित संरचनात्मक संस्थानांतरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया। भारत सरकार द्वारा 80 के दशक में अपनाई गई उदार राजकोषीय व्यवस्था, जिसमें प्रति वर्ष बजट में बड़े घाटे, सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण लिया जाना तथा निर्वचन में वृद्धि शामिल थी, के कारण आय में वृद्धि हुई। फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 3.6% वार्षिक थी, जो पूर्व की योजनाओं की अपेक्षा अधिक थी। पुनः जहां वर्ष 1974 से 79 तथा 1980 से 85 की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि दर क्रमशः 5.8% तथा 5.1% वार्षिक थी, वहीं 1985 से 90 की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि दर 7.3% वार्षिक रही, अतः कारण गलत है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो उपरोक्त सभी, अर्थात विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। 8 उद्योग जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है क्या? तो अप्रत्यक्ष कर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का 5% तथा अप्रत्यक्ष कर 4.9% है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017 से 18 के अभिष्ट उद्देश्यों से सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर है सी, भारत को शिक्षित करना। 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने और स्वच्छ करने के लिए है, जो टेक इंडिया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बिक्री कर। प्रश्नकाल में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है। अब अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका उत्तर है विकास में। बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के शीर्ष मदे इस प्रकार है, ब्याज अदायगी में 20%,
करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16% और केंद्रीय योजना में 14%। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व। उपरोक्त विकल्पों में से आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क तो केंद्रीय सरकार के कर हैं, किंतु भूमि राजस्व राज्य सरकारें आरोपित एवं संग्रहित करती है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच किया जाता था। वर्तमान स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्यों के साथ विभाजनीय है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। उपरोक्त विकल्पों में दिए गए आयकर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, उत्पादन शुल्क परोक्ष कर है, अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।